बहुमत क्या है, बहुमत की परिभाषा क्या है, बहुमत हम कैसे तय करेंगे कि लेस देन 14 समाजों में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ किस तरह की सरकारें हैं। इजराइल को ले लीजिए, इजराइल में टोटल देश को लेकर के एक सरकार बनी जाती है, लेकिन बहुत छोटा सा साइज है, ये सैम्पल साइज बहुत छोटे हैं, 30% या 45% लोग टोटल वोट कर रहे हैं। उसमें से जो वोट परसेंटेज आ रही है वो इतनी बिखरी हुई परसेंटेज है। जब हमें हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे वो यही पढ़ाते थे कि भारत का साइज़ इतना बड़ा है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज या डायरेक्ट एक एंटिटी के तौर पे वोटिंग करा करके बहुमत नहीं तय कर पाएंगे। यहाँ तय किया गया बहुमत का सवाल, रिप्रेजेंटेशन का सवाल, मैंडेट का सवाल, और मैंडेट क्या होगा, मैंडेट का चरित्र क्या होगा। सिर्फ एक वोट से भी कोई जीत जाएगा और बाकी के सारे वोट नगण्य हो जाएंगे। मंच पे आसीन सत्यदेव चौधरी साहब, परविंदर सेठी साहब, हुसैन रिजवी साहब, संजीव कौशिक जी, अश्विनी मिश्रा साहब, और मंच के उस तरफ बैठे हुए उतने ही सभी प्रबुद्ध जनों को जिनको मैं देख रही हूँ, बहुतों को मैं पहचान रही हूँ और बहुतों को उनके ओज से मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपने आप में बहुत अहम शख्सियत हैं। और यही आज जब मैं आप सब लोगों के बीच में मैं महसूस कर रही हूँ कि सत्यदेव चौधरी साहब ने जो अलग जगाई है, जो बात वो शुरू कर रहे हैं देश में, जो बहस बहुत पीछे छूट गई और ये मान लिया गया कि अब ये ऐसे ही चलेगा, उस बहस को आप जैसे लोगों के ज़रिए जो इसकी खुशबू, इसकी बातचीत, इसकी सुगंध जो आगे फैल सकती है, ये बहुत कारामद मीटिंग है और कारामद आप लोगों की भागीदारी है। ऐसा मानते हुए आपको बहुत बहुत बधाई चौधरी साहब, आपने बहुत अहम लोगों को यहाँ जमा किया। तो और यही होता है, बुद्धिजीवी वर्ग का काम ही यही है, समाज का बहुत छोटा वर्ग होता है और उसका काम यही है कि दिशा तय करे, हर एक के लिए, आम जनों के लिए दिशा तय करे और मेक श्योर करे कि देश और समाज सही दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि बहुत लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की फ़िक्रों में उन गूढ़ मुद्दों पर बात नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते जिनसे उनकी अपनी ज़िंदगी के हर दिन की दशा और दिशा तय होती है। कोई भीख क्यों मांग रहा है, किसी के थाली से रोटी क्यों गायब हो रही है, किसी का बच्चे को या माता पिता को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी के सर पे छत क्यों नहीं है, हालांकि भी सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये जो सवाल है कि हमारी नीतियाँ कैसी हों और नीति बनाने वाले कैसे हों, ये बहुत बुनियादी सवाल हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति शास्त्र की छात्रा हूँ और उसके नाते मैं इस पूरे विषय को अप्रोच करती हूँ, उसमें दाखिल होती हूँ कि क्या ये जो तय किया गया बहुमत का सवाल, रिप्रेजेंटेशन का सवाल, मैंडेट का सवाल, और मैंडेट क्या होगा, मैंडेट का चरित्र क्या होगा, सिर्फ एक वोट से भी कोई जीत जाएगा और बाकी के सारे वोट नगण्य हो जाएंगे, और उसमें भी जो एक वोट से भी जीत रहा है वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत होगा। जो बुनियादी सवाल आपने उठाया है कि किसी को 20% वोट मिले तो इसलिए वो बाकी की 8 या 4 पार्टियां, किसी को 17, किसी को 18, किसी को 19, किसी को 19.5, उन सब से वो आधे प्रतिशत से जीत सकता है और ये बाकी की जो भी मंशा है या जो भी उनका मंतव्य है वो नगण्य है, सिर्फ वो आधा प्रतिशत ही सब कुछ है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं FTPT, इस सिस्टम को लेकर के कक्षाओं में, यूनिवर्सिटीज़ में, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पर बड़ी चर्चा होती है। और मुझे तो अपने जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ, मैं पिछले तकरीबन कुछ महीनों से सत्यदेव चौधरी साहब के संपर्क में हूँ और जब भी उनसे मुलाकात हुई है हमने गहन चर्चाएं की इस बारे में। और मुझे अपना विश्वविद्यालय का क्लासरूम, MA और BA का क्लासरूम याद आता रहता है कि ये सवाल हम उस दौर में उठाते थे और परेशान होते थे, हम बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं थे। और ख़ासकर वो पीढ़ी जिसने होश संभाला 80 और 90 के दशक में, जिसने ये देखा कि किस तरह से एक लहर, एक स्वे किसी भी तरह के बाकी मुद्दों को
ख़त्म कर देता है और सिर्फ एक मुद्दा रह जाता है। 1984 का मैंडेट याद कीजिए, आप सब लोग, ज़्यादातर लोगों को याद होगा जो 1984 का मैंडेट है वो कितने प्रतिशत, 42% समथिंग पर आया था, और उस 42% के आगे बाकी सब कुछ नगण्य था। अभी भी ऐसा है, 4%, 5% जिनको वोट मिलता है उनके पास सीटें भी ज़्यादा होती हैं, और जिनको उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत मिलता है वो सीटों की टैली में पीछे रह जाते हैं। और इसके बड़े आंकड़े हैं। खुद इलेक्शन कमीशन के साथ ये बहस प्रबुद्ध जनों ने, एक्सपर्ट्स ने उठाई है, ये सवाल किए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता या औपचारिक तौर पे ये बहस हमारे समाज से गायब हो गई है। तो बहुत सी चीज़ें जो राजकाज है, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो रोज़मर्रा की सरकार चलाने वाली जो बात है, वो तो तयशुदा पैमाने जो दे दिए गए, जो रास्ते बता दिए गए, उन पर चलेगी। लेकिन इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसके बारे में जो बहस है, ये वो बहस है कि बहुमत क्या है, बहुमत की परिभाषा क्या है, बहुमत हम कैसे तय करेंगे कि लेस देन 40% या 45% लोग टोटल वोट कर रहे हैं, उसमें से जो वोट परसेंटेज आ रही है वो इतनी बिखरी हुई परसेंटेज है। अब सवाल ये, जब मैं इस बहस में अंदर जाती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि एक तो ये कि हमारे सामने कौन से उदाहरण हैं, नीदरलैंड है, इज़राइल है, या अर्जेंटीना है, पोर्टुगल है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मुल्क हैं जो इस पर बहस कर रहे हैं। जिन समाजों में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ किस तरह की सरकारें हैं। इज़राइल को ले लीजिए, इज़राइल में टोटल देश को लेकर के एक सरकार चुनी जाती है, लेकिन बहुत छोटा सा साइज़ है, ये सैम्पल साइज़ बहुत छोटे हैं। जब हमें हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते थे वो यही पढ़ाते थे कि भारत का साइज़ इतना बड़ा है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज या डायरेक्ट एक एंटिटी के तौर पे वोटिंग करा करके बहुमत नहीं तय कर पाएंगे। यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, वो जिस तरह की हैं, तो ना यहाँ 2 पार्टी का सिस्टम हो सकता है या 3 पार्टी का सिस्टम हो सकता है, उसकी वजह से, क्योंकि सबकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं कैसे परिलक्षित होंगी, कैसे उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर कोई समाज ये कहता है कि नहीं, हम जो चाहते हैं, जिस तरह की सरकार, जो हमारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे नॉर्थ ईस्ट का कोई एमपी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता या डाउन साउथ का कोई एमपी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो वो वाजिब सवाल है। इतने बड़े देश में किस तरह से बहुमत तय हो, इसका फॉर्मूला क्या हो, क्योंकि थ्योरी, इसमें हमें थ्योरी में जाना पड़ेगा, थ्योरी से ही तय होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। और वो फार्मूला मैंने बड़ी लंबी बातचीत की है चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आपने मुझे बड़े अच्छे ढंग से समझाया था कि वो फार्मूला क्या होगा, और ज़रूरत ये है कि हमारे पास वो फार्मूला हो पैम्फलेट में, हम उदाहरण दे के समझा सकें कि अगर ये आता है तो हम कहाँ पहुँचते हैं और अभी जो है वो कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुमत का सवाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का और गणित का सवाल नहीं है, ये गणित के अलावा नैतिकता का सवाल भी है, ये हमारे आदर्शों का सवाल भी है। ये कैसे तय होगा कि उस फार्मूले से, जो फार्मूला चौधरी साहब ने बताया है, या जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है जिस पर दूसरी सरकारें चल रही हैं, या राज्यसभा में हम जिस तरह चुनते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, डायरेक्टली हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और वो प्रतिनिधि एमएलए, एमएलसी और हमारे एमपीज वो जो चुनते हैं वो प्रोपोर्शनल मेथड से चुनते हैं। सवाल ये है कि हम लोगों की गुणवत्ता को, जो चुने जा रहे हैं, उन प्रतिनिधियों की शख्सियत को, उनके चारित्रिक गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये कैसे तय होगा कि जो लोग चुन के आए हैं वो अकूत पैसे के आगे बिकेंगे नहीं। जब हम पढ़ रहे थे 90 के दशक में और 2000 में, उस समय ये सवाल इतना बड़ा सवाल नहीं था। अभी तो पूरी पूरी पार्टी खरीदी जा सकती है, आप लोगों ने देखा है, और थोक में आपके एमएलएज बिकने को तैयार हैं, एमपीज बिकने को तैयार हैं। तो अब सवाल ये है कि इनको कैसे रोका जाएगा, या इस खरीद फरोख्त को कैसे रोका जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ी बहुमत से जीत के आता है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे बाहुबली हैं, वो अभी अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, उसको बार बार उसके बारे में उसको लेजिस्लेटिव मेंबर के तौर पे कुछ मीडिया बात कर रहा था। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, इन लोगों को भरपूर बहुमत मिला है। वहाँ आप ये शिकायत नहीं कर सकते
कि भाई ये तो इतना छोटा प्रतिशत था। ज़रूरत नहीं है किसी की उनके आगे खड़े होने की। सवाल यही है कि ऐसे चरित्रों को हम कैसे रोकेंगे। तो वो जो बहुमत, उनको बहुमत मिल जाएगा, वो सत्ता में आ जाएंगे, तो फिर वो जो मसला है, तो मैं आप लोग भी जानते होंगे, और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर राजा कांडा हैं, अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो एक नहीं 8-8, 9-9 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं और 15-16 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, जिनके परिवार के सारे लोग विधान परिषद, विधानसभा और कॉरपोरेटर तक के जो चुनाव होते हैं उन सब में बैठे हुए हैं, पत्नी, भतीजा, बेटा, भाई सब बैठे हुए हैं। हम ऐसे लोगों से निजात कैसे पाएंगे? तो जो सवाल है वो बहुत गूढ़ है। बहुमत का सवाल जो है वो क्या का सवाल है, कैसे का सवाल है, जो फॉर्मूले का सवाल है, जिसकी मैं गुजारिश करूंगी कि चौधरी साहब उस बात को चाहे दोबारा यहाँ पर समय लें कि कैसे हम उस बहुमत पर पहुँचेंगे। जो तीसरा सवाल है वो आदर्शों का सवाल है कि हम कहाँ से बेहतर नागरिक और प्रतिनिधि लाएंगे जो बहुमत जिनको मिलेगा लेकिन उनका चरित्र दुर्बल होगा, जो बिकने को तैयार होंगे, जो हमारे पहलवान बेटियों का शोषण करेंगे, हम उनसे कैसे निजात पाएंगे। तो ये सारे सवाल एलाइड सवाल हैं। देखिए, किसी भी आज का जो दौर है उसमें जितनी भी समस्याएं हैं वो इंसानों की बनाई हुई समस्याएं, तो इंसानों के पास ही उसका समाधान भी होगा। आज से सिर्फ 100 साल 150 साल पहले अगर कोई ये कहता कि एक मुसलमान महिला, एक दलित महिला चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और पदासीन होगी, तो ये बड़ी अफलातूनी बात लगती इस देश के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार लोग थे उनको। लेकिन आज का कॉमन सेंस है कि हर समाज से, जो सबसे दबे कुचले समाज हैं, जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं देखने दी जाती थी, उन समाजों से लोग आज आ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये समस्या भी ऐसी नहीं है। अगर हम इस पर लगातार बात करें और 2024 हमारे सामने है, जितना ज़्यादा हो सके बात करें। ये मानना कि अगर एक बार भी एक जगह से भी हमें रास्ता मिलता है, चौधरी साहब चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत भली भांति परिचित हैं, उनका कार्यक्षेत्र रहा है, इनके अपने संबंध वहाँ पर, निजी संबंध और व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं वहाँ पर। आप वहाँ रास्ते में गुजर जाएं तो पता नहीं कितने लोग दुआ सलाम करें। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, और जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका बहुमत वहाँ पर मौजूद है। अगर वहाँ उस जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर ये बात आगे बढ़ती है और इतनी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी से आ करके वो संसद में बैठ करके इस मुद्दे को मुख्य धारा का मुद्दा बनाते हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत शुभ रहेगा, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। मेरा जो भी सहयोग हो सकता है, क्योंकि मैं खुद भी उसी इलाके में रहती हूँ, जो भी सहयोग हो सकता है वो हमेशा रहेगा। ये मुद्दे जिसको हम कहते हैं मेले के लड्डू, जो गरम गरम बनते हैं, गरम गरम बिकते हैं, तो राजनीति के सारे मुद्दे अभी मेले के लड्डू बन चुके हैं। वैसे माहौल में अगर ये जो गूढ़ विषय हैं उनको उठा करके अगर कोई अपने आत्मबल से और नैतिक बल से और तन मन धन लगा करके, अपना निजी लगा करके अगर कोई आहुति देने के लिए उठा है, तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। मेरा निजी तौर पे समर्थन रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। कि बहुमत क्या है, बहुमत की परिभाषा क्या है, बहुमत हम कैसे तय करेंगे कि लेस देन 14 समाजों में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ किस तरह की सरकारें हैं। इजराइल को देखिए, इजराइल में टोटल देश को लेकर के एक सरकार भी जाती है, लेकिन बहुत छोटा सा साइज है। ये सैम्पल साइज बहुत छोटे, 30% या 45% लोग टोटल वोट कर रहे हैं। उसमें से जो वोट परसेंटेज आ रही है वो इतनी बिखरी हुई परसेंटेज है।
जब हमें हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे वो यही पढ़ाते थे कि भारत का साइज़ इतना बड़ा है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज या डायरेक्ट एक एंटिटी के तौर पे वोटिंग करा करके बहुमत नहीं तय कर पाएंगे। यहाँ तय किया गया बहुमत का सवाल, रिप्रेजेंटेशन का सवाल, मैंडेट का सवाल, और मैंडेट क्या होगा, मैंडेट का चरित्र क्या होगा। सिर्फ एक वोट से भी कोई जीत जाएगा और बाकी के सारे वोट नगण्य हो जाएंगे।